तो चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। मैं सच सच बता रहा हूँ आपको, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इस चैप्टर में प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो चैप्टर भी ज़्यादा आसान लगेगा। प्रैक्टिस करेंगे नहीं, सिर्फ सोचेंगे कि वीडियो देख के काम चलाएंगे, तो ये चैप्टर आपकी बस की बात नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर अगर आपको सीखना है, अच्छी तरह से करना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बाकी चैप्टर्स में कभी नहीं कहा कि भैया इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस तो सबकी ही ज़्यादा करनी होती है, लेकिन इसकी स्पेशली ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स मेहनती हैं, जो स्टूडेंट्स मेहनत करना जानते हैं। अगर आप मेहनती हैं, आप प्रैक्टिस करना जानते हैं और आपको प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, तब तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने का सिंपल एक ही रूल बता रहा हूँ मैं आपको। इस चैप्टर को करने का सिंपल यही रूल है कि आपको इसके क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, बार बार कॉपी पे निकाल के देखना पड़ेगा। आप ये मत समझिएगा कि भैया मैं तो वीडियो देखूंगा और साथ साथ नोट कर लूँगा, समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगले ही दिन आप भूल जाएंगे कि हमने ये क्वेश्चंस कैसे किए थे। ठीक है, तो आपको रेगुलरली इस चैप्टर की तो रेगुलरली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, है ना। एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार निकालना पड़ेगा। अभी तो क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइजेस बढ़ेंगे ना, 6.2 6.3 पे पहुंचेंगे। 6.3 से स्टार्ट होता है असल में ये चैप्टर। 6.1 6.2 तो थोड़ा सा आसान सा ही लगता है। 6.3 में इस चैप्टर में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बार बार क्वेश्चंस को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। लेकिन आपसे मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, पहले मैं इसके बेसिक करा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको प्रश्नावली करा दूंगा। देखो, साथ साथ लिख लेना, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकूँ, है ना। लेकिन अगर आपको पीडीएफ नहीं भी मिलती है तब भी आप इसको लिखिएगा, और मिल भी जाती है तब भी आप इसको लिखिएगा। दोनों कंडीशन में आपको खुद के नोट्स खुद बनाने हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, चैप्टर नंबर है हमारा 6 और चैप्टर का नाम है त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज चैप्टर आपका क्लास 9th में भी आया था। क्लास 9th में हमने इसमें सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था, याद है। क्लास 9th का टॉपिक क्या होता था? सर्वांग समता। लेकिन अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, तो क्लास 10th में आपने समरूपता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है उसको समझ लो। सर्वांग समता, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? ऐसी आकृतियाँ जिनकी सेम साइज हो और सेम ही शेप हो। ध्यान से सुनना, ऐसी आकृतियाँ जिनकी सेम तो साइज हो और सेम ही शेप हो, सेम शेप और सेम साइज। ऐसी फिगर जिनमें सेम शेप हो और सेम ही साइज हो, उन फिगर्स को बोलते हैं हम सर्वांगसम फिगर, है ना। ऐसी आकृतियाँ जिनकी साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, उस आकृति को क्या बोलते हैं आप? सर्वांगसम आकृतियाँ। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे ये दोनों हाथ सेम साइज़ के हैं, साइज़ इनका बिल्कुल सेम है ना, और सेम ही शेप है, शेप भी बिल्कुल सेम है। ऐसा है नहीं ना भाई इसमें 10 उंगली हो, इसमें 5 उंगली, ऐसा तो नहीं है ना। शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है ना। अगर आप इनको एक दूसरे के ऊपर ढकेंगे ऐसे, तो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे। समझ में आ गई? तो आप इन आकृति को क्या बोल सकते हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ। ये दोनों जो मेरे हाथ हैं ये सर्वांगसम है। बस समझ में आ गई? सर्वांगसम फिगर किसको बोलते हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ किसको बोलते हैं? जिनकी सेम साइज हो और सेम ही शेप हो, उन आकृतियों को हम बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। अब सर्वांगसमता क्या होती है फिर? उस गुण को, जिन आकृतियों में ये गुण पाया जाता है ना कि भैया उसकी सेम साइज हो और सेम शेप हो, इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम सर्वांगसमता बोलते हैं। सर्वांगसमता और सर्वांगसम में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सर्वांगसम तो उसको बोलेंगे ऐसी फिगर्स जिनकी सेम साइज हो, सेम शेप हो, वो हो गई सर्वांगसम फिगर। सर्वांगसमता उस गुण को बोलते हैं। समझ में आ गई? ये जो गुण मैंने लिखवाया ना, सेम शेप सेम साइज, इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सर्वांगसमता। बात क्लियर है? तो एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट्स से मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल बना लिया मैंने,
ना। अब इस ट्रायंगल की मैं एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल सेम शेप के हैं और सेम ही साइज़ है, तो इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या बोलेंगे कि सर जी ये दोनों ट्रायंगल हमारी सर्वांगसम है। सर्वांगसम का निशान होता है ऐसा, ये जो निशान मैंने लगाया है इसको हम बोलते हैं सर्वांगसम का निशान, द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ गई। लेट्स से ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है DEF, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम शेप की हैं, सेम साइज़ की हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। बस समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक क्लास 9th का है। अभी क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, क्लास 10th की बात तो इसके बाद करेंगे। तो क्लास 9th में आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। सर्वांग समता किसको बोलते हैं? सर्वांग समता वो गुण है जिसमें सेम शेप हो और सेम साइज़ हो, है ना। ऐसी फिगर्स जिनमें सेम शेप हो सेम साइज़ हो, उन फिगर को हम बोलते हैं सर्वांग सम। बस समझ में आ गई। ये दोनों ट्रायंगल का आपने एग्जांपल देख लिया। सर्वांग समता का निशान क्या होता है? बराबर का निशान और ऊपर इस तरीके का निशान, तो इसको हम बोलते हैं सर्वांग समता का निशान, द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अच्छा, क्लास 9th में एक और चीज़ पढ़ी थी आपने, जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम होती हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनके सभी कोण बराबर होंगे, सभी संगत कोण बराबर होंगे। ध्यान देना, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होंगे। अब कोरस्पोंडिंग एंगल का क्या मतलब है कि भैया ये एंगल इसके बराबर, अगर मान लो इस एंगल को, इस ट्रायंगल को उठा करके मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना। और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एक के ऊपर अगर मैं दूसरा रख दूंगा तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल, इसका ये वाला और इसका ये वाला, ये दोनों एंगल सेम होंगे। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। यानी एंगल A बराबर होगा एंगल D के, इसी तरह एंगल B बराबर होगा एंगल E के, और एंगल C बराबर होगा एंगल F के, जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इस ट्रायंगल को अगर मैं इस ट्रायंगल के ऊपर रख दूंगा तो एक दूसरे को ढकेंगी। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, है ना। इसके साथ साथ ये साइड इसके बराबर, कोरस्पोंडिंग साइड, या तो हिंदी में कहें तो संगत भुजाएं, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। भाई इसको मैं उठा करके इस पर रखूँगा तो ये साइज़ इसके थोड़ी बराबर होगी। अगर मैं इसको उठा करके इस पर रखूँगा तो ये साइज़ इसके बराबर पाएगी, ये वाली साइज़ इसके बराबर पाएगी, और ये वाली साइज़ इसके बराबर पाएगी। ऑब्वियसली बात है। तो हम कहेंगे कि अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम आ जाते हैं तो इसका मतलब AB बराबर होता है DE के, और BC बराबर होता है EF के, और AC बराबर होता है DF के। एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं इस ट्रायंगल को टेढ़ा बना दूं, लेट्स से मैं इस ट्रायंगल को उल्टा बना दिया, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई। समझ में आ रही है? ये ट्रायंगल तो मैंने सीधे बनाए हैं, है ना। कोशिश करता हूँ ये ट्रायंगल में टेढ़ा बनाने की, अगर बन जाए तो मुझसे बनेगा नहीं। अभी इस ट्रायंगल को मैं अगर रोटेट कर दूँ ना, इस ट्रायंगल को अगर मैं रोटेट कर दूँ, पूरा ऐसा उल्टा घुमा दूँ, तो ये वाली साइड किसके बराबर हो जाएगी? बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं इस ट्रायंगल को रोटेट कर दूंगा तो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा ना ये ट्रायंगल, ये साइड इसके बराबर। आप ये मत कहिएगा कि ये साइड इसके बराबर, है ना। तो आप ये मत समझिए कि भाई ये इस तरफ है तो ये भी इस तरफ होगी, ज़रूरी नहीं है। ये इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ हो सकती है। ठीक है। बात ये है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो जब मैं एक के ऊपर दूसरी रखता हूँ तो इस तरफ वाली साइड इस तरफ वाली साइड के बराबर होगी, ऊपर वाली साइड ऊपर वाली साइड के बराबर होगी, इस साइड वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। अगर मैं उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा तो, समझ रही है बात? समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है। तो ये तो बात होगी सर्वांग समता की, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ समरूपता की, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया ऐसी आकृतियाँ जिनकी सेम तो शेप हो, शेप तो सेम हो, लेकिन साइज कोई मैटर नहीं करती। साइज डज नॉट मैटर। इंग्लिश में लिख लीजिएगा एक बार, ऐसी आकृतियाँ जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन साइज़ का कोई मैटर ना हो, साइज़ अलग भी हो तब भी चलेगा। ध्यान देना इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि साइज़ अलग अलग ही होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है।
साइज और शेप दोनों बराबर हैं तब भी आप उसको समरूप बोल सकते हैं। ये दोनों जो मैंने फिगर बनाई है ना, इसको सर्वांगसम तो बोल ही सकते हैं, साथ साथ इसको समरूप भी बोल सकते हैं। साइज का कोई मैटर नहीं करता। अगर दो आकृतियों की शेप सेम है, साइज चाहे छोटा हो बड़ा हो बराबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे दोनों आकृतियां समरूप कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। मैं थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूँ चैप्टर को, थोड़ा इसलिए ध्यान से सुनना। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दे, इसकी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब आप ये मत समझिएगा कि सर ये दोनों ट्रायंगल तो सिर्फ सर्वांगसम है। भाई ये दोनों सर्वांगसम तो हैं ही, समरूप भी हैं, क्योंकि समरूपता में साइज का कोई मैटर नहीं होता। बराबर हैं तब भी समरूप कहलाएंगी, बराबर नहीं है, अगर उनका साइज बराबर नहीं है लेकिन शेप बराबर है तब भी वो समरूप कहलाएंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? अब ये दोनों त्रिभुज मैंने बनाई, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ध्यान देना, समरूप हैं, सर्वांगसम भी हैं समरूप भी हैं। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल को बड़ा कर देता हूँ, लेट से मैंने इस ट्रायंगल को बड़ा कर दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम नहीं है, समरूप अब भी हैं। समझ में आ रही है? दो ट्रायंगल समरूप कब कहलाती हैं? जब उनकी शेप समान हो, उनकी शेप समान हो। इसकी 3 भुजाएं हैं तो इसकी भी 3 भुजाएं हो, शेप समान है ना, शेप समान है। साइज से कोई मैटर नहीं करता, साइज छोटी हो बड़ी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, शेप बराबर होनी चाहिए, शेप बराबर होनी चाहिए, साइज का कोई मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने स्पेशल लिखा है। आप ये मत समझिएगा कि साइज बराबर नहीं होनी चाहिए ना, साइज बराबर नहीं है तब भी समरूप है। अगर इसकी साइज छोटी कर देते हैं, लेट से इतनी ही कर लेता हूँ जितनी इसकी है, ये लो, इसकी और इसकी साइज मैंने सेम कर दी, तब भी ये समरूप हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सर्वांगसम भी हो गए। लेकिन इसकी साइज अगर मैं बढ़ा दूं तो ये सिर्फ अब समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम की कंडीशन क्या है कि सेम शेप हो सेम साइज हो, लेकिन यहाँ पे शेप तो सेम है, साइज सेम नहीं है ना। तो ये सिर्फ अब समरूप हुई, क्योंकि समरूप में साइज का कोई मैटर नहीं करता, शेप समान होनी चाहिए, शेप तो समान है, समरूप तो कह सकते हो, ठीक है। अब मैं इसकी साइज को बिल्कुल सेम कर देता हूँ, ये लो जी, इसकी साइज को मैंने बिल्कुल सेम कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल समरूप भी हैं और सर्वांगसम भी हैं, इस बात कई ध्यान रखना। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जी इसकी साइज तो सेम है, शेप भी सेम है, तो आप इसको समरूप कैसे बोल सकते हो? समरूप बोल सकते हैं क्योंकि समरूपता में साइज मैटर नहीं करती। बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 2 ट्रायंगल मैंने बनाई, पी क्यू आर, और इसका नाम देता हूँ मैं, यार कुछ भी दे दो, XYZ नाम दे दो। अब मैं पूछता हूँ कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हैं? तो आप कहोगे हाँ जी सर, ये दोनों ट्रायंगल हमारी सर्वांगसम है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सर्वांगसम है, ठीक है। अच्छा जी, क्या ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं? तो आप कहोगे हाँ, ये दोनों ट्रायंगल भी समरूप हैं, ये दोनों ट्रायंगल समरूप भी हैं। ध्यान देना इस चीज़ का, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम भी हैं और ये दोनों ट्रायंगल समरूप भी हैं। बात समझ में आ गई? ये चीज़ है। लेकिन अगर मैं इसकी साइज़ को बढ़ा दूँ, थोड़ा साइज़ बढ़ाते हैं, चलो ये थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया, हाँ अब बढ़ा दिया, चलो। अच्छा, अब क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है? बताओ मुझे, अब क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है? सर्वांगसम है या नहीं है? कैसे पता करोगे भाई? कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। क्या ये दोनों सेम साइज़ की हैं? सेम साइज़ की हैं? नहीं है, शेप तो सेम है, साइज़ सेम नहीं है, तो आप कहोगे सर जी अब ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, लेकिन समरूप तो फिर भी है, क्योंकि समरूपता में साइज मैटर नहीं करता। क्लियर होगी बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब मैं इस शेप को वैसे ही ले आता हूँ, इसके बराबर ही ले आता हूँ, इसके बिल्कुल सेम ले आता हूँ, बराबर ले आता हूँ, ये लो जी, इसके बराबर ले आया बिल्कुल। अच्छा, क्या अब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हैं? आप कहोगे सर जी हाँ जी, ये दोनों के दोनों सर्वांगसम हैं। अच्छा, अब क्या ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं? समरूप भी हैं, क्यों? समरूपता में तो साइज का मैटर नहीं करता ना, इसलिए। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अभी मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, लो जी, थोड़ा सा बड़ा बना दिया। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारी समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि साइज़ बढ़ गई भाई। साइज़ बराबर कहाँ है? साइज़ तो बराबर होनी चाहिए, तभी तो आप इसको सर्वांगसम कहोगे। समझ में आ गई मेरी बात?
लो जी, इसको रख देते हैं ऊपर और हाईलाइट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम होती हैं, सर्वांगसम की तो बात हो गई, समरूप होते हैं, सॉरी, जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो निशान हम ऐसा लगाते हैं, ये समरूपता का निशान होता है। क्लास 10th में सिर्फ इसी चैप्टर में यूज़ होगा, और क्लास 12th की बात करूँ तो क्लास 12th में बहुत बार यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जब दो ट्रायंगल समरूप होती हैं तो उनके एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल्स तो बराबर होंगे ही होंगे, ध्यान देना इस चीज़ का। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, एंगल कैसे बराबर है, ये तो छोटा है ये बड़ा है, एंगल तो बदलने चाहिए, एंगल बदलते नहीं हैं। ध्यान से समझो, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ना। अब मैं इस शेप को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लेट से ऐसा बढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा, क्या एंगल बदला? नहीं, एंगल तो वही है, और बढ़ा दिया, चलो एंगल बदला? एंगल नहीं बदला, एंगल तो सेम ही रहा है ना। तो साइज़ अगर बढ़ जाएगा तो आप ये मत समझिएगा कि एंगल बदलेगा, नहीं बदलेगा भाई, एंगल तो फिर भी सेम रहेगा। यानी एंगल P बराबर होगा एंगल X के, एंगल Q बराबर होगा एंगल Y के, एंगल R बराबर होगा एंगल Z के। पसंद में आ गई? ठीक है, अच्छा, इनकी साइड बराबर नहीं होंगी, ये तो बड़ी है ये छोटी है, लेकिन इनकी साइड का रेशो बराबर होगा। रेशो मतलब भाई PQ और XY, इसका जितना रेशो होगा सेम रेशो इनका होगा, सेम रेशो इनका होगा। मतलब भाई PQ और XY का रेशो बराबर होगा QR और YZ के रेशो के, और ये बराबर होगा PR और XZ के रेशो के। जब दो ट्राइंगल आपकी समरूप होती हैं तो उनके सारे एंगल बराबर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहा हूँ, संगत कोणों की, उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसको हम बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, कॉमन रेशो में उनकी भुजाओं का जो रेशो है वो समान होता है, समानुपाती, समान अनुपात वाली। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो एंगल बराबर होते हैं, साइड्स बराबर होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एंगल्स तो बराबर होंगे, क्योंकि साइज में मैटर नहीं करता एंगल का ना, तो एंगल तो बराबर होंगे, लेकिन साइड का रेशो बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? रेशो। इसको मैं समझाऊंगा और डीपली कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो हम प्रश्नावली 6.2 में समझ लेंगे, 6.2 6.3 में। आज की प्रश्नावली में इतना ज़्यादा डीपली नहीं है, ये तो मैंने जानबूझ के बता दिया। समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको तो आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद आप देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। नोट कर लो इसको, देखो अब कॉपी कर लेता हूँ इसको तो एक बारी, एक ही पार्ट है ये हमारा। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या क्या लिखा है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरो। खाली स्थान है उसको भरना है। कहा कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। देख लेते हैं, सभी वृत्त हमारे क्या होते हैं, वृत्त बना लो बहुत सारे। लो जी, एक वृत्त ये बना लिया, एक ही वृत्त ये बना लिया, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, एक वृत्त छोटा भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा जितने वृत्त बना सकते हो। लेट से ये वृत्त बना लिया, है ना। अब मुझे ये बताओ कि क्या सारे के सारे वृत्त सर्वांगसम है? क्या क्या सारे के सारे वृत्त सर्वांगसम हैं या नहीं है? नहीं है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? साइज सेम होना चाहिए, लेकिन सभी वृत्तों का साइज तो सेम नहीं है। अच्छा जी, क्या सारे के सारे वृत्त समरूप हैं? क्या इनकी शेप सेम है? तो आपको भी सर है, बेशक इसकी और इसकी शेप बराबर हो, इस सर्कल की शेप बराबर हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि समरूपता में साइज़ का मैटर नहीं होता। साइज छोटी बड़ी हो बराबर हो उससे कोई मैटर नहीं करता, शेप सेम होनी चाहिए। इन सब की शेप क्या है? बराबर है। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। बस सुनाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे पार्ट इकट्ठे ही कॉपी कर लेता हूँ ना।
देखो जी, बड़ा हो जाओ थोड़ा सा। नहीं होंगे, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो अब देख लो क्या कह रखा है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। देख लेते हैं बनाकर, वर्ग बना लो बहुत सारे। ये बना लिया जी, ये बना लिया जी, ये बना लिया। वर्ग में सभी साइड सेम होती हैं और एंगल 90 का बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा वर्ग अलग हो गया। लो जी, एक ये बड़ा सारा भी बना लिया, है ना। अब मुझे ये बताओ कि क्या सारे के सारे वर्ग समरूप हैं या सर्वांगसम हैं? ध्यान से सुनना, क्या सारे के सारे वर्ग समरूप हैं, क्या सर्वांगसम है? बताओ, ये सारे वर्ग समरूप हैं या सर्वांगसम है? समरूप हैं, ऑब्वियस सी बात है। सर्वांगसम तो हो ही नहीं सकते ना। आप इस संसार में जितने भी वर्ग देखते हो, क्या सारे के सारे वर्ग सर्वांगसम होते हैं क्या? नहीं होते, समरूप होते हैं। अगर आपने वर्ग बनाया है तो उनकी शेप समान होगी, साइज बराबर नहीं होगा। आपके दोस्त को मैंने कह दिया कि वर्ग बनाओ, तो वो वर्ग बना दिया उसने, लेट से ये ऐसा वर्ग। मैंने आपके किसी दूसरे दोस्त को कह दिया कि वर्ग बनाओ, तो लेट से उसने ऐसा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, है ना। तो आप जितने भी वर्ग बनाते हैं या फिर आप अपने आसपास जितने भी वर्ग देखते हैं, तो सारे के सारे वर्ग समरूप होते हैं, सेम शेप के होते हैं, साइज सेम नहीं होता है। ठीक है ना, सेम शेप के होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं आपके? समरूप। बस समझ में आ गई। अगर इस संसार की सारी आकृतियाँ, मान के चलो इस संसार की सारी आकृतियाँ जो हैं, सारे वृत्त मान के चलते हैं, इस संसार के सारे वृत्त सर्वांगसम होते तो क्या होता? भाई जो आपकी हाथ वाली अंगूठी है ना, जो आपकी हाथ वाली अंगूठी है और जो आपकी हाथ वाली अंगूठी और जो चांद है, वो सेम साइज़ का हो जाता फिर तो। समझ में आ गई? अगर सारी इस संसार की सारी आकृतियाँ सर्वांगसम होती तो इससे सब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। आपकी साइकिल का पहिया और आपकी अंगूठी दोनों सेम साइज़ की हो जाती, है ना। तो इस संसार में वृत्त समरूप होते हैं, वर्ग समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग बनाएंगे सारे समरूप बनेंगे, सर्वांगसम नहीं बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से वाले? समद्विबाहु या समबाहु? बना के देखते हैं, चलो। पहले मैं समद्विबाहु बनाता हूँ बहुत सारे। मैंने बहुत सारे समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए। लेट्स से एक ये समबाहु त्रिभुज बना लिया। लो इसको मैं ना प्रॉपरली बना लेता हूँ। ये समबाहु त्रिभुज है, एक और बनाते हैं। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बता रहा हूँ मैं पहले। ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। एक को बना लेते हैं। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी दोनों, इसकी भी दोनों साइड बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु की बात कर रहे हैं। क्या ये सारे के सारे समद्विबाहु त्रिभुज, मैंने समद्विबाहु त्रिभुज बनाए ना, इसकी ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। जितने भी मैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाऊंगा, क्या ये सारे के सारे समरूप हैं? समरूपता के लिए क्या कंडीशन बताई थी? समरूपता के लिए उनके एक तो एंगल्स बराबर होने चाहिए और उनकी साइड का रेशो बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार ये तो देखो ऐसा है, इस तरीके से बन रहा है, और ये थोड़ा सा खड़ा है, तो इनके एंगल्स कहाँ बराबर हुए? है ना, ध्यान दे रहे हो? इनके एंगल्स बराबर नहीं हो रहे। रेशो क्या पता बराबर हो, ये लेट से ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, रेशो क्या पता बराबर हो, ये 5/10, ये भी 5/10, रेशो सेम है, डबल डबल। ठीक है, इसका क्या होता है रेशो भी, इसका भी तो रेशो सेम नहीं होगा ना। इसका रेशो से 5 है, तो इसका रेशो क्या हो गया? 7 हो गया। नहीं कम पाएगी, तो रेशो भी बराबर नहीं हो पाया ना यहाँ पे, तो एंगल्स तो बराबर होंगे ही नहीं। तो पहली कंडीशन में ही ये बात सिद्ध हो गई कि भैया सारे के सारे जो समद्विबाहु त्रिभुज हैं वो समरूप नहीं होते, समरूप नहीं होते, क्योंकि समरूपता के लिए एंगल्स बराबर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो एंगल बराबर है ही नहीं। और इसके साथ साथ आप देखो रेशो भी बराबर नहीं है, इसका रेशो तो सेम है, डबल डबल है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। ये 10 हो ही नहीं सकता, ये 10 है, तो बात समझ में आ रही है? ये चीज़ है। अच्छा, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार समबाहु की भी, देख लेते हैं कि क्या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि नहीं होते। देखो बहुत सारे समबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ मैं। ओके,
ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, है ना। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ये भी समबाहु हो गया, ठीक है। और बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अच्छा जी, समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे देखते हैं। समरूपता के लिए कंडीशन क्या बताई मैंने आपको कि भैया एंगल्स बराबर होने चाहिए सभी। तो समबाहु त्रिभुज में सारे एंगल तो 60-60 के होते ही हैं, तो एंगल्स तो बराबर होंगे। एंगल्स तो क्या होंगे, बराबर होंगे भाई, है ना। समद्विबाहु में ऐसा कोई चक्कर नहीं था कि सभी 60-60 के होंगे, लेकिन समबाहु में है कि सभी 60-60 के तो ज़रूर होंगे। तो एंगल तो बराबर हैं सबके। अच्छा, रेशो देख लेते हैं। मान लो कि इसका साइड है 5-5 का और इसकी साइड मान लो 10-10 की, तो रेशो देखिए, रेशो भी बराबर है 5/10, ये भी 5/10, ये भी 5/10, रेशो भी बराबर है। रेशो भी बराबर है और एंगल भी बराबर है। रेशो भी बराबर है और एंगल भी बराबर है। देखो साइड बराबर नहीं है, रेशो बराबर है। साइड बराबर होती तब भी आप इसको समरूप बोल सकते थे, ध्यान देना इस चीज़ का, है ना। लेकिन रेशो भी बराबर है, क्योंकि साइड बराबर होते तब आपको उसको समरूप कैसे बोल सकते थे, ध्यान से समझो इस चीज़ को। लेट्स से ये साइड भी 5-5 होती, वैसे बड़ी बड़ी दिख रही है लेकिन मान लो 5-5 होती, तब भी तो रेशो बराबर होता ना, 1-1 का रेशो बनता, 5/5, 5/5, 5/5, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समरूपता में साइज़ का मैटर नहीं होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको 10-10 मान लो, सभी साइड्स क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु में सभी साइड्स बराबर होते हैं। तो इन समबाहु त्रिभुजों में जितने भी समबाहु त्रिभुज बनाओगे सब में एंगल 60-60 का होगा जी। अच्छा, रेशो बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो रेशो बराबर होगा। किसी और ट्रायंगल के साथ लेते तब भी रेशो बराबर होता। मान लो कि ये भी समबाहु त्रिभुज है, 7-7 इसकी भुजाएं हैं, तब भी तो रेशो बराबर होता ना, 5/7, 5/7, 5/7, रेशो तो तब भी बराबर होता ना, रेशो। पसंद आई। तो आप क्या कहेंगे कि भैया सभी समबाहु त्रिभुज जो समबाहु होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सिर्फ वही समरूप होते हैं। समद्विबाहु और समबाहु की बात करें तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु नहीं होते, ठीक है। समद्विबाहु में किसका चक्कर पड़ा था, एंगल का भी चक्कर पड़ा था, रेशो का भी चक्कर पड़ा था, इसलिए। अच्छा जी, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों। दो आकृतियां समरूप कब कहलाती हैं, जब उनके संगत कोण कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हों और उनके जो संगत भुजाएं हैं, जो उनके साइड हैं, वो रेशो में सेम हो, यानी समानुपाती हो। बताया था मैंने आपको, दो ट्रायंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, है ना। जो ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं वही बातें सभी आकृतियों में लागू होती हैं। दो आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं जब उनके एंगल्स बराबर होते हैं, जब उनके एंगल्स बराबर होते हैं, उनकी साइड का रेशो सेम होता है। तो इसी बात को हमने लिखा, एंगल बराबर होना चाहिए, साइड का रेशो सेम होना चाहिए, समानुपाती, समान हो अनुपात जिनका, तब हम उन दोनों आकृतियों को समरूप बोल सकते हैं, है ना। एक तो बात होगी सेम शेप हो और साइज़ का कोई मैटर नहीं करता, उसको भी बोल सकते हो, या फिर दो आकृतियाँ जिसका आपको एंगल पता है कि बराबर है, वो भी आपकी क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी ना। लेकिन साइड का रेशो बराबर होना चाहिए, रेशो, ये बात मैंने इसकी बस सुनना गया आपके, ये चीज़ है, इसको नोट करो फिर और इसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। अच्छा, ये एक्सरसाइज सिर्फ समझाने के लिए है, ध्यान देना इस चीज़ का। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा बोर्ड की बात करूँ तो पूछा जाता ही जाता है 1 नंबर का, ठीक है। लेकिन वैसे समझाने के लिए ये एक्सरसाइज ठीक है। क्या लिखा कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियों के उदाहरण दे दो, है ना। समरूप आकृतियों के उदाहरण क्या दोगे भाई, कोई भी वृत्त बना लो, समरूप होगा, तो आप इसका उदाहरण दे सकते हो। हल, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, बेशक 4 ले लो, आप चाहो तो वापस से 4 ले लो, दो वृत्त ऐसे जिसकी त्रिज्या 4-4 सेंटीमीटर है, तब भी वे समरूप कहलाएंगी। या फिर एक की 4 ले लो, एक की 8 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, कोई मैटर नहीं करता, 15 ले लो, सर्कल है ना, तो समरूप तो कहलाएंगे, है ना। एक तो आपने सर्कल बना दिया जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, एक सर्कल और बना दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। शेप तो सेम ही होगी इनकी, बनेगी तो ये भी गोल और ये भी गोल, है ना, ये चीज़ है।
तो आप इसका बराबर भी ले सकते थे, ध्यान देना इस चीज़ का। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, हमें ऐसी फिगर बतानी है जो समरूप नहीं है। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, एक सर्कल ले लो, समरूप है ही नहीं, है ना। एक तो आपने ले लिया वर्ग, और कैसा भी वर्ग हो कोई मैटर ही नहीं करता। और एक आपने क्या ले लिया, सर्कल ले लिया, या फिर और कुछ ले लो, रेक्टेंगल ले लो चाहे, क्योंकि एक वर्ग हो गया, एक सर्कल हो गया। ये दोनों आकृतियाँ समरूप है क्या, बताओ मुझे, क्या ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं? नहीं है। क्यों? शेप ही सेम नहीं है भैया। साइज आपकी बात मानी, साइज मैटर नहीं करता, लेकिन शेप भी तो सेम होनी चाहिए। इसकी तो 4 भुजाएं हैं, इसकी कहाँ भुजाएं हैं? समझ में आ गई? अच्छा, क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं? सर्वांगसम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि समरूप ही नहीं है तो सर्वांगसम तो होगी ही नहीं। सर्वांगसम के लिए तो 2 कंडीशन हो जाती हैं, साइज भी सेम करो, शेप भी सेम करो। यहाँ पे तो शेप भी सेम नहीं है, साइज का मैटर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए होते हैं आपको। तो लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इसको मैं यहीं पे समझाता हूँ। क्या क्या कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ये चतुर्भुज हैं, आपको बताना है कि समरूप है या नहीं। समरूपता के लिए कंडीशन क्या होती है? एंगल्स बराबर होने चाहिए, एंगल्स बराबर होने चाहिए, और साइड का रेशो बराबर होना चाहिए। साइड्स का रेशो यानी समानुपाती होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये बात है। अच्छा जी, एंगल देखते हैं। यहाँ पे तो एंगल 90 का बन रहा है। ये निशान जब हम बनाते हैं बॉक्स, इसका मतलब 90 होता है, आपको पता भी है। लेकिन यहाँ पर तो एंगल 90 का नहीं बन रहा, 90 का नहीं बन रहा। ध्यान देना, कभी आप 90 का नहीं बन रहा भाई, ये ऑब्वियस ही बात है। 90 का तो सीधा होता ना। तो ये दोनों जो आकृतियाँ दे रखी हैं, क्या ये समरूप कहलाएंगी? नहीं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि एंगल ही बराबर नहीं है, तो समरूप तो होगी नहीं। साइड का कोई मतलब नहीं है भाई। रेशो तो आपका सर रेशो तो बराबर है 1.5 1.5, दुगना दुगना रेशो है इसका। रेशो का कोई मतलब ही नहीं बनाना फिर तो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए समरूपता के लिए, कि एंगल भी बराबर हों और साइड का रेशो भी बराबर हो। वो हो ही नहीं रहा यहाँ पे, समझ में आ गई। और वैसे भी अगर आप देखें, समरूप आकृति किसको बोलते हैं? जिसकी सेम शेप हो और डिफरेंट साइज़ हो। साइज़ का कोई मैटर नहीं करता, सेम शेप होनी चाहिए। शेप ही सेम नहीं है भैया, ये कहाँ और ये कहाँ, ये चीज़ है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं बता देता हूँ, सिर्फ समझने के लिए। तो बस हो गई आपकी एक्सरसाइज 6.1 खत्म। तो हमने क्या क्या सीखा, एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ आपको मैं। हमने बेसिकली आज ये सीखा है, इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी है ना। ये वाली जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, इनकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी हमने सीखा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में तो जरूरत पड़ी है ना। तो हमने आज सर्वांग समता के बारे में सीखा, समरूपता के बारे में सीखा। सर्वांग समाकृतियाँ होती हैं जिनकी सेम शेप हो, सेम साइज हो। समरूपता इससे बोलते हैं, समरूप आकृति किसको बोलते हैं? जिसकी सेम शेप हो लेकिन साइज़ का कोई मैटर नहीं करता। ध्यान देना, साइज़ का कोई मैटर नहीं करता। आप ये मत समझना कि डिफरेंट साइज़ ही होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम साइज़ भी हो तब भी चलेगा, डिफरेंट साइज़ होगा तब भी चलेगा। शेप मायने करती है किसमें? समरूपता में। अच्छा, और क्या पढ़ा? ये तो हमने बात होगी सिर्फ आकृतियों को देख देख के बताने की कि समरूप हैं कि सर्वांगसम है। मैथमेटिकली कैसे बताओगे? अगर 2 आकृतियों में एंगल्स बराबर हैं और साइड्स बराबर हैं, तब तो वे दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाएंगी। अगर एंगल बराबर हैं, साइड का रेशो बराबर है, तब वे क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। बस सुनना क्या, ठीक है। अच्छा, एक बात और, थोड़ा सा उलझना मत, ध्यान से सुनना। समरूप आकृति हो सकती है कि सर्वांगसम हो। जो आकृति समरूप होगी वो हो सकती है कि सर्वांगसम हो, लेकिन जो आकृति सर्वांगसम होगी वो पक्की बात है कि समरूप भी होगी। उलझे तो नहीं ना? वापिस समझो, ये आकृतियाँ सर्वांगसम हैं तो ये आकृतियाँ गारंटी बात है कि समरूप तो होंगी ही होंगी, क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ यही कंडीशन चाहिए, है ना। जबकि ये आकृतियाँ समरूप हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि सर्वांगसम भी होंगे। कहाँ है? सर्वांगसम नहीं है ना, लेकिन हो सकती हैं। अगर मैं सेम साइज़ की बनाता तो हो सकती थी। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। वैसे ये बात कोई ऐसा ना इम्पोर्टेंट नहीं रखते, लेकिन फिर थोड़ा सा बताने के लिए बता रहा हूँ, वापिस से समझ लो। जो सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं वो गारंटी बात होती है कि वो समरूप भी होंगी, समरूप भी होंगी, ठीक है। लेकिन जो समरूप आकृतियाँ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सर्वांगसम भी हों।
लेकिन सर्वांग आकृतियाँ 100% श्योर हैं कि वो समरूप होंगी ही होंगी, कोई उनको हटा नहीं सकता, समरूप होंगी। क्यों? क्योंकि भैया सर्वांग है तो इसका मतलब सेम शेप तो होगा ही होगा, सेम शेप तो होगा ही होगा, इसका मतलब वो समरूप भी होगी। लेकिन जो समरूप है उसमें साइज़ का कोई पता नहीं चलता ना भाई, दो आकृति समरूप हैं तो हो सकता है कि उनकी साइज़ बराबर हो सकता है ना भी हो, है ना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो सर्वांग सम है। समझ में आ गई? वापस बताते हैं, एक दो आकृतियाँ अगर सर्वांग सम है तो वो समरूप होंगी ही होंगी। ठीक है, तो बस ये आपका बेसिक हो गया, और ये मेरे को लगता है ज़्यादा डीपली करा दिया। तो अब बता दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि सर थोड़ा कम कीजिए तो थोड़ा कम बताएंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं सर चलने दीजिए तो थोड़ा और ज़्यादा डीपली बता देंगे। लेकिन मैं आपसे फिर से कहूँगा, डीपली समझा कीजिए, क्योंकि अब तक मैं जितना भी डीपली समझाता था ना तो कई कमेंट्स आते थे कि इतना क्यों लंबा कर रहे हो, इतना क्यों लंबा खींच रहे हो। लेकिन इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में जितना आप लंबा समझेंगे ना, लंबा समझने का मतलब क्या है, जितना आप गहराई से समझेंगे, जितना गहराई से समझेंगे उतना ये चैप्टर आपको इंटरेस्ट लगेगा, उतना ही ज़्यादा आसान लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है, इसलिए गहराई से समझिएगा इसको, और मैं कोशिश भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से समझा इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।